फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन में 3 एडिटोरियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट एडिटोरियल्स होगा इसमें यही बताने का प्रयास है कि देखो, ये जो दुनिया में जो अब वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता है। जितने भी कंट्रीज़ है ऑल डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, सभी अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। और देखो इंडिया भी बिल्कुल, अब इंडिया बार बार यदि वैल्यू का ही हर समय बात करे तो काम नहीं चलने वाला है, और एग्जैक्टली इंडिया कर रहा है। अभी जिस हिसाब से मोदी जी का 3rd टेन्योर शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो मोदी जी जो बायलैटरल कंट्री का जो दौरा किए वो रसा, अनलाइक आवर नेबरिंग कंट्री। नहीं तो अन्यथा क्या होता था कि कभी भी हमारे कंट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता था, जब उनका शपथ होता था तो नॉर्मली क्या ट्रेंड था कि हम लोग नेबरिंग कंट्री में जाते थे। मोदी जी ने रसा को चुना फर्स्ट कंट्री टू विजिट। तो इससे दिखता है कि ये जो दुनिया है, अब दुनिया में कोई वैल्यूज़ नहीं है। दुनिया पूरी तरीके से गाइडेड है इंटरेस्ट से, और इंडिया बहुत अच्छे से दोनों ब्लॉक को मेंटेन करके चल रहा है, समझे। तो इन द एरा ऑफ इंटरेस्ट इंडिया लर्न द आर्ट ऑफ नेविगेटिंग द ट्रबल्ड वाटर्स। यानी कि परिस्थिति जब खराब है तो उस स्थिति में भी भारत को पता है कि हाउ टू नेविगेट, कैसे चलना है भारत को, समझे। क्योंकि जानते हो कि यदि तुम रसा के पास जाओगे तो यूक्रेन नाराज़ होगा, वेस्ट नाराज़ होगा, मगर फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि इट्स माय फॉरेन पॉलिसी, इट्स आवर फॉरेन पॉलिसी। जो हमें करना होगा हम करेंगे, जो बात है। और किसी भी कंट्री के हिसाब से थोड़ी चलना है हमें, समझ गए। नेक्स्ट वन, जो कि सब मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है ये, जो अभी भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, हाँ, सेक्शन 125 ऑफ CRPC को लेके, और प्लस 1986 का जो एक एक्ट है पार्लियामेंट का। देखो 1986 का जो एक्ट है ये राजीव गांधी के टाइम में पास हुआ था। इसमें क्या कहा गया है कि मुस्लिम महिला को यदि कोई मुस्लिम महिला डाइवर्सिव महिला है, मान लो कि उनको डाइवर्स हो गया, तो उसके बाद जो मेंटेनेंस जो कॉस्ट है इद्दत पीरियड के बाद हस्बैंड नहीं देंगे। नॉर्मली इद्दत पीरियड का 3 मंथ्स का होता है, तो 3 मंथ के बाद जैसे तलाक हो गया आज, तो 3 मंथ तक ही जो भी डाउरी में जो पैसा मिला था, जब महिला का शादी हुआ तो डाउरी में लेके आएगी पैसा, और भी यदि पैसा उसके बाद डाउरी के बाद भी यदि कोई पैसा आया तो वो 3 मंथ में हस्बैंड क्या करेगा, अपने बीवी को दे देगा, अपने शोहर को दे देगा। 3 मंथ के बाद हस्बैंड पैसा नहीं देगा मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। ये 1986 के एक्ट में आया था। मगर एट द सेम टाइम जो सेक्शन 125 ऑफ CRPC ये कहता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म से हो, जब आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे और यदि महिला मान लो कि समर्थवान नहीं है, यदि कार्य नहीं कर रही, हाउस वाइफ है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है कि उस महिला को कितना पैसा मिलना चाहिए अपने डाइवर्सी हस्बैंड से। तो ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहा है एक दूसरे से, ये दोनों ही कन्फ्लिक्ट कर रहा है एक दूसरे से। तो कन्फ्लिक्शन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हो जजमेंट दिया है कि CRPC 125 लागू होगा मुस्लिम महिला के लिए भी, कोई भी महिला इसका बेनिफिट उठा सकती है। इसलिए ह्यू एंड क्राई मच गया। अब जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो बार बार आप इस जजमेंट का वो क्या करेगा, उसको फर्दर अपील करेगा, उसके अगेंस्ट अपील करेगा, समझे ना। तो मुद्दा कुछ और बन गया है। जब मैं पढ़ाऊँगा इसको डिटेल में तो समझना, इसे बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स सब है। नेक्स्ट वन देखो, पॉपुलेशन तो स्टेबलाइज हो ही रहा है ना। अभी देखोगे तो फर्टिलिटी रेट 2 हो चुका है भारत का, जबकि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को जो रिप्लेस करता है उसके लिए 2.1 होना चाहिए फर्टिलिटी रेट। 2.1 यानी कि एक माता अपने जीवन काल में 2.1 बच्चे को जन्म देगी, तभी जाके जनरेशन क्या हो सकेगा, बैलेंस हो पाएगा। मैं देखो अभी भारत में भी 2 हो गए, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से भी नीचे हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो हमें एडवांटेज है, हमें 2 या 3 डिकेड तक रहेगा, 2050 तक मैक्सिमम रहेगा। मैं साउदर्न स्टेट देखोगे, केरला देखोगे, तमिलनाडु देखोगे, तो इस स्टेट में ऑलरेडी 2 से बहुत नीचे हो चुका है। यदि मैं केरल का बात करूँ तो वहाँ पे 1.2 1.3 है। तो ठीक है, अच्छी बात है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रहा है। बस सबसे बड़ा सवाल है कि चैलेंज तो बहुत है आपके कंट्री में,
क्योंकि हम जान रहे हैं कि इनकम इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे इनकम के टर्म्स में बात करें, चाहे वेल्थ के टर्म्स में बात करें। 1% आदमी के पास कितना ज़्यादा एसेट्स, समझ रहे हो ना। अभी भी देश में, पूरा इंडिया में 80 करोड़ आदमी यदि पीडीएस का खाना खा रहा है, इसका मतलब बहुत डिसमल कंडीशन है इंडिया में, ये भी हमें समझना होगा। क्वालिटी जॉब्स नहीं है यहाँ पे भारत में। अब जो जीडीपी में ग्रोथ होता है उसके हिसाब से जॉब क्रिएट नहीं होता है, तो समस्या है, समझ गए ना। चलो तो देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट वन, इन द एरा ऑफ इंटरेस्ट इंडिया लर्न द आर्ट ऑफ नेविगेटिंग द ट्रबल्ड वाटर्स। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत सुंदर ये आर्टिकल है, एडिटोरियल है, इससे बहुत कुछ तुम लोग को समझ में आएगा। देखो, हमारे प्रधानमंत्री गए मॉस्को में, 22nd एनुअल बायलैटरल समिट हुआ है, 22nd हुआ है। इससे पहले 2 साल जो था कोविड के वजह से और यूक्रेन वार के वजह से, इनफैक्ट यूक्रेन वार के वजह से ये समिट नहीं हो पाया था, क्योंकि जानते हो यूक्रेन वार तो अभी भी चल रहा है, मगर अब थोड़ा पहले कंपेयर में थोड़ा कम हो रहा है। इसलिए हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब 3rd टेन्योर का वो शपथ लिए, करेक्ट, उसके बाद जो पहला कंट्री उन्होंने चुना वो रसा, समझ गए ना। तो देखो, एक तो पर्सनल डिनर होस्ट किया व्लादिमीर पुतिन ने, और ये बहुत ही कम लोगों को इस तरह का डिनर का इनविटेशन मिलता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को मिला है ना। प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर कहा कि ही इज़ माय डियर फ्रेंड, और मुझे अच्छा लगा कि ये फिर से जीत के आए हैं। सही बात है, कोई भी जीतता है कोई भी कंट्री में तो कंग्रेचुलेसन जाता ही है, क्योंकि उसी के साथ आपको फिर से ट्रेड करना होता है। सही बात है कि नहीं है, चाहे वो कंट्री डिक्टेटर हो चाहे डेमोक्रेटिक हो, कोई भी, समझ गए नहीं, ये तो नियम ही परंपरा ही है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि रसा जो है ये इंडियाज़ ऑल वेदर फ्रेंड है। सही बात है, हमेशा से भारत का एक बहुत सुंदर दोस्त रहा है रसा, राइट फ्रॉम 1971 से देखोगे तो भारत और रसा के बीच में एक अच्छा ट्रीटी साइन हुआ था, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था। और उसके बाद हम जानते हैं कि जो आज क्रायोजेनिक इंजन का हम लोग यूज़ करते हैं अपने उसमें सैटेलाइट सब में, उसमें भी जो सबसे बड़ा जो रोल है वो रसा का है। रसा ने हमें क्रायोजेनिक इंजन दिया, फिर हम यहाँ पे आकर रिवर्स इंजीनियरिंग करके, थैंक्स टू द नम्बी नारायण जो साइंटिस्ट रहे हैं, जो कि बेचारे को फंसाया भी गया था, हम जानते हैं इस बात को, कि नम्बी नारायण के प्रयास से रसा से टेक्नोलॉजी लाया गया, उसको फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि फिर पीछे बैक जाके समझना। जैसे एक सर्किट है, सर्किट में बहुत सारा सेमीकंडक्टर होगा ना, तो कैसे फैब्रिकेट हुआ, तो आप बैक करके जाओगे, सर्किट में आपको दिख रहा है फैब्रिकेशन, उसके पीछे जाओगे, पीछे मतलब फिर शुरू लास्ट स्टेज से फिर फर्स्ट स्टेज जाना, बैक जाना। अब बैक जाके समझना कि किस प्रोसेस से स्टार्ट हुआ था वो, डेट्स कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके पता किए कि क्रायोजेनिक इंजन बनता कैसे। और जानते हुए GSLV मैक 3 में क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होता है, और उसी की वजह से तो हमारा सैटेलाइट इतना बेटर हुआ है। इंटरप्लानेटरी मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका GSLV मैक 3, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1971 के बाद यदि इंडिया को देखोगे, रसा की तरफ से बहुत झुकाव है दोनों, भले ही वो पीरियड कोल्ड वार का पीरियड था, समझे ना। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जानते हो कोल्ड वार का पीरियड शुरू हो गया, USSR और USA ब्लॉक में, जानते हो अंदर बहुत ही कुछ हुआ है। फाइनली 90s आते आते रसा टूट गया, USSR टूट गया, और उसमें जो मेजर जो फ्रैगमेंट बचा वो रसा बचा। रसा ही तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है USSR को अभी, क्योंकि बड़ा है वो। तो यहाँ पे समझो वही बोल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो रसा है वो इंडिया का हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है, ठीक है। और व्लादिमीर पुतिन ने जो 2 डिकेड्स में जिस तरह का ट्रेड किया है, जिस तरह का रिलेशन किया है भारत से, वो बहुत ही अच्छी बात है, स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया। और सही बात है, इंडिया और रसा का रिलेशन हमेशा अच्छा रहा। अभी देखो ना, जैसे रसा ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो रसा के ऊपर सैंक्शन लग गया, पाबंदी लग गया वेस्ट की तरफ से। वो पाबंदी लगने के बाद भी इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ उसका। इनफैक्ट हम लोग बहुत ही सस्ते दाम में कच्चा तेल मंगवाए वहाँ से, और हमको बहुत फ़ायदा हुआ। पहले हम सबसे ज़्यादा तेल जो मंगवाते थे वो इराक से मंगवाते थे, उसके बाद सऊदी अरब से। अब क्या हो गया, अभी रसा फर्स्ट है, तब इराक है, एंड देन सऊदी अरब, क्योंकि हमें बहुत हैवी डिस्काउंट में मिल रहा है। नंबर 1 तो हैवी डिस्काउंट में मिल ही रहा है। सेकेंड चीज़ क्या है कि रुपी भी पेमेंट करते तो उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉलर पे करने की ज़रूरत नहीं है, रसा को रुपी पेमेंट हो रहा है, तो देखो एक्स्ट्रा एडवांटेज।
और जो रुपये वहाँ पे एक्स्ट्रा कलेक्ट होगा वो फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस इट वाज आल्सो डिसाइड टू रिलीज। आप देखो जो यूक्रेन और रसिया का जो वार हुआ तो उसमें बहुत सारे हमारे इंडियंस फंस गए ना। इसमें ये भी बोला गया कि बहुत जल्द ही हमारे इंडियंस लोग को भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, जब इस तरह का डिप्लोमेटिक वार्ता होता है, बातचीत होता है, तो सोल्यूशन तो अपने आप निकल आएगा। हमारे इंडियंस लोग बहुत फंस गए होंगे ना अटैक के वजह से, तो इंडियंस को भी बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा विद इन सम वीक्स। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? अब देखते हैं थोड़ा कंसर्न। अब जब ये मीटिंग हुआ, 22nd एनुअल मीटिंग गए अटेंड करने के लिए मोदी जी, बहुत कुछ फोटो सेशन सब भी हुआ जानते हो, तो कंसर्न तो दिखाएगा यूक्रेन भी और यूएसए भी। यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया रसिया के नज़दीक जाए, वो हमेशा चाहेगा कि इंडिया यूएस के ही पाला में रहे। मैं इंडिया अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी चलाए क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। तो यूक्रेन ने क्या कहा? यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इंडिया विजिट किया है, जिस हिसाब से मोदी जी विजिट किए हैं रसिया को, ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है। जो एक पीस एफर्ट जो होने वाला था, शांति बहाल होने वाला था, उसके लिए एक बहुत ही निगेटिव चीज़ है ये। इस तरह का विजिट नहीं होना चाहिए एज़ पर हिम। ठीक है, वो अपने कंट्री के हिसाब से बात करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जानते हो कि यूक्रेन में अभी भी हमला हो ही रहा है, नंबर 1। और यूएसए ने भी कहा कि नो, जब मॉस्को ने इन्वेड किया रसिया को और अभी भी इन्वेजन चल ही रहा है, तो ऐसे केस में इंडिया को विजिट नहीं करना चाहिए था एज़ पर द यूएस। यानी कह सकते हो कि यूक्रेन और यूएसए का लगभग सेम ही विचार है कि इंडिया को विजिट नहीं करना चाहिए। हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को विजिट नहीं करना चाहिए था वहाँ पर। ठीक है, ये लोग बोलेंगे, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, बिल्कुल। इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम जहाँ हमारा इंटरेस्ट बनता है उस तरह हम अपना काम करेंगे। आगे देखो, तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया ने क्या जवाब दिया इसका? तो इंडिया ने कहा कि देखो ऐसा है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन चार्टर में जो भी चीज़ हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसका, चाहे वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का बात हो, चाहे सॉवरेनिटी का बात हो, तो हम तो रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का कंट्री हम हथिया रहे हैं, हम तो बहुत ही पीस तरीके से ही बात कर रहे हैं किसी से, है ना। देयर इज़ अ नो सॉल्यूशन ऑन द बैटल फील्ड। इसलिए डायलॉग और डिप्लोमेसी ही आगे होना चाहिए, और डायलॉग ही तो कर रहे हैं यहाँ पे आगे। कोई ऐसा थोड़ी कि हम कोई अलायंस बना रहे हैं और किसी को मारना है, किसी का अटैक करना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल निकाला जा सकता है। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का बात हो, हाँ, सॉवरेनिटी का बात हो, तो वी रेस्पेक्ट, हम रेस्पेक्ट करते हैं। इसमें क्या बुराई चीज़ हो गया? जहाँ हमारा इंटरेस्ट बनता हम जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, इंडिया ने भी अच्छा ही जवाब दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री गए रसिया, तो वहाँ से क्या क्या चीज़ निकल के आया है, क्योंकि गए होंगे तो ट्रेड वाला बात तो होगा ही होगा, ऐसे तो फालतू का जाएंगे नहीं। तो देखो यहाँ पे तुमको फिगर दिख रहा होगा इसमें, हाँ, व्लादिवोस्टोक एक जगह का नाम है, देखो तो फार ईस्ट एरिया, फार ईस्ट ऑफ रसिया दिख रहा है। वहाँ से तुमको चेन्नई की तरफ एक रास्ता दिख रहा होगा, स्टेट ऑफ मलाक्का से होते हुए जा रहा है वो। ऊपर में तुमको साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से पहले तुमको ईस्ट चाइना सी दिखेगा, नीचे आओगे तो मलाक्का स्टेट दिखेगा, फिर मलाक्का स्टेट से फिर चेन्नई की तरफ। तो इस रूट को ना खोलने का बात है, बहुत दिन से ये रूट का चर्चा हो रहा था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी रोसट्टम पवेलियन में भी गए थे। रोसट्टम क्या, रॉसकॉस्मोस सुने हो ना, जैसे हमारा इसरो है, वहाँ का रॉसकॉस्मोस है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे तो उसमें रॉस वर्ड रहेगा वहाँ पे। वहाँ का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है तो वो रोसट्टम पवेलियन में, वो जगह का नाम है। वहाँ पे वो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या विकास कर रहा है रसिया, वो सभी चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कह सकते हो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का जो भी काम हो रहा है वो सब वहीं पे दिखेगा। तो हमारे मोदी जी भी गए वहाँ पे, देखे कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर रसिया क्या काम कर रहा है, समझे। उस जगह पे जाके हम देखें कि रसिया कितना एडवांस हुआ है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। कहाँ पे? रोसट्टम पवेलियन में, नंबर 1। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 2 और एम्बेसी खोलने वाले हम लोग रसिया में, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। तो 2 हम लोग रसिया में अलग अलग कंसुलेट खोलेंगे, अलग अलग जगह पे, ठीक है। और ये काजन, वही एक काजन पे खोलेंगे और एक दूसरे जगह पे खोलेंगे। काजन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है एक्चुअली, समझा। और वही देखो यहीं पे काजन में ही नेक्स्ट ईयर, इसी ईयर कह सकते हो, अक्टूबर में ही ब्रिक्स समिट भी होना है। ब्रिक्स जानते हो ना, B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रसिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, है ना, S स्टैंड फॉर चाइना एंड S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स में भी जानते हो कि और भी कंट्री जुड़े हैं, ठीक है। कुछ साउथ अमेरिका भी कंट्री जुड़ा है, कुछ मिडल ईस्ट का भी कंट्री जुड़ा है।
तो ब्रिक्स सम्मेलन भी होना है इसी जगह पे, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक और कंसुलेट खुले, एक और एम्बेसी खुले, ताकि देखो एम्बेसी ज़्यादा खुलने से फ़ायदा क्या होता है कि रिलेशन इंटैक्ट होगा आपका, समझ गए। मस्को में तो होगा ही होगा एम्बेसी, क्योंकि मस्को क्या कैपिटल है रसा का। आगे देखो विद्यार्थी, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी सैनिक मरे थे जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कई ऐसे सैनिक होंगे ना जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, वो मर गए, तो शहीद को वो करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे मेमोरियल भी विजिट किए, समझे। हाँ, जो अपना जीवन कुर्बान कर दिए थे सेकेंड वॉर, क्योंकि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारे इंडियंस भी गए थे लड़ने के लिए ब्रिटिश के बिहाफ में, तो बहुत सारे हमारे शहीद हुए हैं हमारे, और भी उसके कॉज के लिए, ब्रिटिश के कॉज के लिए। तो ऐसे शहीद के लिए श्रद्धांजलि दिया गया। उसके बाद देखो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि यस, इंडिया और रसिया काम कर रहा है चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर में, वही जो बताए थे ना, फार ईस्ट जो रीजन है वहाँ से लेके इंडिया की तरफ, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है हमारा, मैरीटाइम जो ट्रेड हो और बेटर हो, उस पर काम चल रहा है दोनों के बीच में। और इतना ही नहीं, ये कहा गया कि ये दोनों ही कंट्री हम लोग हैं बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन की कंट्री है, गंगा वोल्गो डायलॉग एंड सिविलाइजेशन, जैसे बोले थे ना मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन। मेकॉन्ग कहाँ का है? चाइना से निकलता है रिवर, नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है तुम्हारा वियतनाम, लाओ, पीडीआर, कम्बोडिया सब में मेकॉन्ग रिवर बहुत बड़ा रिवर है। तो सिमिलरली जानते हो कि यूरोप का जो सबसे बड़ा जो रिवर है वो वोल्गा रिवर है, जो कि टोटली रसिया में ही पास होता है। रसिया इस एशिया प्लस यूरोप दोनों ही, यूरेशिया है वो। तो रसिया का जो, यूरोप का जो सबसे बड़ा जो रिवर है उसका नाम वोल्गा है, जो कि कैस्पियन सी में जाकर ड्रेन ऑफ होता है। और कैस्पियन सी जानते हो इंडोरिक सी है, आस पास पूरी तरीके से लॉक्ड है वो, उसको एंडोरिक सी कहते हैं हम लोग। तो इसलिए एक गंगा और वोल्गो ये कॉपरेशन है, सिविलाइजेशन है, क्योंकि दोनों ही सिविलाइजेशन ओल्ड सिविलाइजेशन, बात समझे। हाँ, अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो 2019 में ही मिल गया था जो रसा का है, बट इस बार दिया गया, उस समय नहीं दे पाया गया था, डिक्लेरेशन उस समय ही हो गया था, बट इस बार मोदी जी को वो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया रसा का, समझ गए स्टूडेंट। आगे देखो, हाँ, क्या निकल के आया है, 22nd एनुअल समिट हुआ तो उसमें आउटकम्स क्या निकल के आया है। तो देखो इस फिगर को पहले समझना पड़ेगा तुम लोग को अच्छे से। यहाँ देखो बच्चे लोग 2020, 21, 22, 23 और 23 और 24 ये ट्रेड दिखा रहा है। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितना कम है, 3.25, उसके बाद 3.14 और 4.26, यानी कि ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखो इंपोर्ट कितना सर्ज हुआ है, पहले केवल इंपोर्ट हम लोग लगभग $10 बिलियन कर रहे थे, तो अचानक बढ़ के 46 हुआ, और 46 बढ़ के फिर 62 के आसपास हो गया। देख पा रहे हो फिगर में ना इसका। तो इसमें अधिकतर जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जो रसा से मंगवा रहे हैं, वो अधिकतर क्रूड ऑयल ही है। तो देखो 62 + 4 जोड़ोगे कितना हो गया, लगभग $65 बिलियन का ट्रेड है भारत और रसा के बीच में, जिसमें हम लोग इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, लगभग $4 बिलियन, 61 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, $4 बिलियन का। तो ट्रेड में फ़ायदा उसी को है। तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल हमें बहुत सस्ता में मिल रहा है, कच्चा तेल हमें बहुत सस्ता में मिल रहा है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि डॉलर में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, रुपये भी पेमेंट, तो दोनों एडवांटेज है हमारे पास, इसलिए देखो इस तरह ट्रेड बढ़ा है, बात समझे। तो दोनों कंट्री ने ये डिसाइड किया कि 2030 आते आते जो अभी $65 बिलियन का है, इसको बढ़ा के $100 बिलियन कर देंगे, और हो ही जाएगा जिस हिसाब से हो रहा है, समझे। क्योंकि जब से रसिया अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो रसिया के ऊपर लगा सैंक्शन, और इसका फ़ायदा हुआ है भारत को, क्योंकि जब सैंक्शन लगा तो कोई तेल खरीद नहीं सकता उससे, और वेस्ट जानबूझ के भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वेस्ट पूरी तरीके से एलाई है यूएस का। भले ही जर्मनी की हालत ख़राब हो गया, भले ही फ्रांस का हालत ख़राब हो गया, तो मैं खरीद भी रहा था, टर्म्स में खरीद रहा था। और इंडिया ऐसा कंट्री को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सस्ता दाम में मिल रहा है तेल, बात समझे। तो इसलिए यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन इन्वेजन के बाद, अटैक के बाद जो सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है, फ़ायदा हुआ, तो इंडिया भी उसमें एक कंट्री है, समझ गए स्टूडेंट। दूसरा देखो, दोनों ने ही कहा है कि रसिया का जो फार ईस्ट रीजन है वहाँ पे जॉइंट प्रोजेक्ट किया जाएगा, जैसे अभी जस्ट बताएं तुम लोग को, वर्ल्ड ईस्ट वाला और चेन्नई का कॉपरेशन होगा। और फार ईस्ट का मतलब क्या, जो साइबेरिया वाला रीजन है इस तरफ का, वहाँ पे दोनों ही कंट्री बोल रहा है कि हम काम करेंगे। और देखो तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हो ना अभी यूरोपियन यूनियन क्या करता है, नॉन टैरिफ बैरियर बहुत लगा देता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, लेबर इश्यूज़।
लेबर इशू को लेके, इन्वायरमेंट को लेके नॉन टैरिफ बैरियर बहुत लगा देता है। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या है कि आप जो सामान अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहाँ पे लेबर को वायलेट करके कर रहे हो, इसलिए आपका सामान नहीं लेंगे। आप जो अपना सामान बना रहे हो अपने कंट्री में तो वहाँ पे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करके आप बना रहे हो, इसलिए आपका सामान नहीं लेंगे। तो इस तरह का जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ये और ख़तरनाक है, दिखता नहीं है मगर बहुत खतरनाक असर करता है, क्योंकि टैरिफ बैरियर एक बार में दिख जाए कि इंपोर्ट ड्यूटी इतना बढ़ा दिया गया, पहले 6% था, 6% लेके 50% कर दिया, वो डायरेक्ट दिख जाता है आपको। मगर नॉन टैरिफ बैरियर ज़्यादा दिखता नहीं है, इनविजिबल है, बहुत खतरनाक उसका असर होता है। तो दोनों कंट्री ने ये कहा कि जो नॉन टैरिफ बैरियर जो भी चीज़ है उसको ख़त्म किया जाए, बात समझो, ख़त्म किया जाए, सिस्टम को और आसान कर दिया जाए और नेशनल करेंसी में ही काम हो। देखो बायलैटरल सेटलमेंट सिस्टम होना चाहिए। क्या होता है बायलैटरल सेटलमेंट सिस्टम? अभी दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन चलते हैं स्टूडेंट, वो स्विफ्ट के हिसाब से चलता है। स्विफ्ट एक ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है, जैसे अभी गूगल पे होता है ना, तो पूरा वर्ल्ड में, हाँ गूगल पे यूपीआई पेमेंट में होता है ना, उसी तरह पूरा दुनिया में स्विफ्ट मैकेनिज्म चलता है। एक बैंक दूसरे बैंक से वर्ल्ड में स्विफ्ट मैकेनिज्म चलते हैं। हम जानते हैं कि जब से रसिया अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो स्विफ्ट मैकेनिज्म में गड़बड़ हो गया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री चाहता है कि रसिया को हम स्विफ्ट मैकेनिज्म यूज़ करने नहीं देंगे, इसलिए उसको दिक्कत हो गया डॉलर को लेके। तो इसलिए इंडिया और रसिया क्या बोला है, कोई बात नहीं, स्विफ्ट मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से बायलैटरल ट्रांजैक्शन का व्यवस्था बना लेंगे। और ऐसे भी इंडिया बेस्ट है यूपीआई पेमेंट में। इंडिया ने तो पूरा दुनिया को दिखा दिया कि आपका जो स्विफ्ट है उससे बेटर हमारे पास व्यवस्था है और ज़्यादा सिक्योर्ड है। हाँ, इंडिया के पास जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है अब वो दुनिया को दे सकता है, उस लेवल पे इंडिया ने काम किया है उसके ऊपर। स्पेशली मैं यूपीआई का बात करूँ तो यूपीआई पूरा वर्ल्ड ही अक्लेम करता है यूपीआई को लेकर। इंडिया ज़्यादा डिजिटली सर्विस यूज़ कर रहा है वर्ल्ड के कंपेयर में। बात समझे, ये हो गया। और उसके बाद देखो, जैसे कि मैंने कहा है कि चेन्नई और व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम रूट पे काम होगा। हाँ, नॉर्दर्न सी रूट में भी काम होगा। क्या होता है नॉर्दर्न सी रूट? देखो आर्कटिक जो सर्कल है उसमें बहुत सारा रिसोर्सेस है। मैं जानते हैं कि वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है, बट जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बर्फ़ पिघल रहे हैं, जब बर्फ़ पिघल रहे हैं तो वहाँ पे जाना आसान हो जाएगा, रोड क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए भी इंडिया ने कहा कि यस हम कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आर्कटिक सर्कल में बहुत सारा आपका रिसोर्सेस सब पड़ा हुआ है, समझो, वही हाइड्रोकार्बन सब पड़ा हुआ है। तो एक समझौता तो चेन्नई वाला वो रूट, चेन्नई और रसिया का फार ईस्ट वाला रीजन। दूसरा क्या है कि ऊपर वाला जो नॉर्दर्न सी रूट है वहाँ पे भी कॉपरेशन हुआ, क्योंकि इंडिया बिल्कुल आर्कटिक सर्कल में भले ही इंडिया नहीं आता हो बट इंडिया एसोसिएट मेंबर है उसका, समझे। और तीसरा क्या है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि ईरान से जाता है। ये क्या है, मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम है। जैसे अभी जाओगे तो बहुत लंबा रूट है यूरोप में जाने का, जानते हो, मेडिटेरियन सी से होते रेड सी जाओगे, मेडिटेरियन सी जाओगे, फिर जिब्राल्टर जाओ, ऐसे घूम के फिर इंग्लिश चैनल, फिर घूम के इधर आओगे, बहुत टाइम लगता है। मैं ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है, ये जो तुम्हारा जो पोर्ट है बंदर अब्बास पोर्ट, शुरू में बात था कि बंदर अब्बास पोर्ट, फिर बाद में बोला है कि नो, अभी जो चबहार पोर्ट डेवलप हो रहा है वहीं से हम खींचेंगे, क्योंकि जो चबहार पोर्ट है उसमें वाटर डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो वाटर डेप्थ जिस जगह पे हो वहाँ पे बड़े बड़े शिप आ सकते हैं, तो वहाँ से चबहार पोर्ट से वही साइड BST पोर्ट, वहाँ से ऊपर की तरफ जाया जाए। और इससे क्या, सेंट्रल एशिया भी एसेस करना आसान हो जाएगा। अब सेंट्रल एशिया के लिए भी, सेंट्रल एशिया एसेस करने के लिए भी एक एग्रीमेंट आया था, अशगाबाद एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। एनीवे, तो यहाँ जाएंगे, कैस्पियन सी में बगल में तुम्हारा अजरबैजान का बाकू पोर्ट होगा, उसको यूज़ करेंगे, करते करते हम लोग यूरोप में चले जाएंगे। तो ये बहुत दिन से ही प्रोजेक्ट था। तो ये बोल रहा है कि रसिया और इंडिया दोनों ही कॉपरेट करना चाहता है इस प्रोजेक्ट पर भी, बात समझे। और ये प्रोजेक्ट यदि सच में ही सफल हो जाए तो बहुत फ़ायदा है, ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सेंट्रल एशिया से तो बहुत दिन से ट्रेड करना चाह रहे थे, हम यूरोप से डायरेक्ट ट्रेड करना चाह रहे थे, बट रूट जो है बहुत लंबा रूट है। इससे क्या होगा कि आसान रूट हो जाएगा, बट ये रूट क्या होगा, मल्टी मॉडल होगा, जैसे कलादान प्रोजेक्ट की तरह। मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है, कुछ पानी से, कुछ तुम्हारा रोड से और कुछ फिर रिवर से, समझ रहे हो बात को ना। तो इस पर कार्य होगा। आगे देखो, इसमें और भी बोला गया कि हाँ इन्वेस्टमेंट होगा एनर्जी सेक्टर में, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, समझे, ये भी एक प्रायोरिटी एरियाज रहेंगे। तो देखो चलो ठीक है, इतना कुछ बात हुआ। मगर रसिया देखो, रसिया को बहुत बेनिफिट है। जैसे इंडिया गया रसिया में, हमारे प्रधानमंत्री रसिया में गए, तो रसिया वर्ल्ड में मैसेज दे रहा है कि देखो भाई तुम सैंक्शन लगा दिया हमारे ऊपर, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अन्यथा क्या होता है कि किसी भी कंट्री पे यदि सैंक्शन लग जाए तो उसका तो हालत ख़राब हो जाएगा। जैसे ईरान का हम लोग देखे थे, हालत ख़राब हो जाएगा उसका।
मगर ऐसे परिस्थिति में भी यदि इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो इंडिया किसी भी कंट्री के साथ यदि ट्रेड करे तो वो कंट्री का हो जाएगा, वो कंट्री को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री ना। चाइना तो हमेशा रसिया के साथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चाइना को टक्कर देना है उस तरह, तो चाइना तो रसिया को लेकर ही चलेगा। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस बन रहा है, ये एक तरह से डिजायर्ड ऑप्टिक्स है, यानी कि दिखाने के लिए देखो तुम सैंक्शन लगाते रहो हमारे ऊपर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्जाम्पल समझो, अब जैसे पर्सनल डिनर दिया गया ना प्रेसिडेंट के द्वारा, व्लादिमीर पुतिन ने दिया ना ये पर्सनल डिनर, ये बहुत कम ही लीडर को दिया जाता है इस तरह, नंबर 1। दूसरी बात है, देखो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी जस्ट चाइना विजिट करके आए हैं, नॉर्थ कोरिया विजिट करके आए हैं, तो चाइना हाथ में है, नॉर्थ कोरिया भी गए थे। उसके बाद देखो अभी इसी साल SCO मीटिंग भी हुआ था, SCO संघाई कोऑपरेशन, ये जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला जो मीटिंग है जिसमें चाइना सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो भी मीटिंग हुआ था अस्ताना में। और दूसरी बात है, कुछ ही दिन पहले बताओ हंगरी का जो प्राइम मिनिस्टर वो भी आया विजिट करने के लिए, जबकि हंगरी क्या है, तुम्हारे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो यूरोपियन ब्लॉक भी, उसका कंट्री हंगरी भी रसिया से आया मिलने के लिए, रसिया विजिट किया। तो वर्ल्ड को मैसेज देना चाहता है, देखो इतना विजिट कर चुके, इंडिया भी आ गया है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सैंक्शन लगाते रहो। बात समझे? हाँ, मगर हमारे जो प्रधानमंत्री है, ऐसा रियर केस होता है कि ओथ लेने के बाद सबसे पहला जो कंट्री डिसाइड की हम लोग विजिट करने का वो रसिया है, अन्यथा हम लोग नेबरिंग कंट्री में जाते हैं फर्स्ट। ठीक है, आगे देखो। हाँ, कुछ कंसर्न्स है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ अच्छा ही है, कुछ कंसर्न्स है। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि देखो रसिया पूरी तरीके से निर्भर करता है चाइना के ऊपर। रसिया को आगे बढ़ना है तो चाइना को लेके ही चल सकता है वो, यानी कि रसिया पूरा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, और हम जानते हैं कि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट है, बाउंड्री पे डिस्प्यूट है, तो इसको बैलेंस करना डिफ़िकल्ट टास्क है। बात समझे ना? हाँ, देखो क्या लिखा गया कि रसिया का जो ग्रोइंग डिपेंडेंस है चाइना पे, समझे, ये हमारे लिए कंसर्न है। समझा क्यों? क्योंकि हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, नंबर 1। दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि इंडिया इसलिए भी वरी है कि अब हर समय वेस्टर्न सैंक्शन लगता है, तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी पे, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स पे सैंक्शन लगा हुआ है, और भारत यदि बार बार सैंक्शन लगने के बाद भी यदि भारत बार बार लगा तो भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे देखो 3-4 साल पहले कैट्सा लॉ लगा था ईरान के ऊपर, इधर तुम्हारा रसिया के ऊपर भी और नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी लगा था। उसके बावजूद भी हम डिफेंस वाला इक्विपमेंट लिए, क्योंकि अधिकतर अभी भी देखोगे डिफेंस का चीज़ रसिया से ही आता है। मगर जब वो सैंक्शन बाहर से लगा हो, जब पाबंदी बाहर से लगा हो, उस केस में भी यदि आप लेके आ रहे हो तो एक मॉरली प्रेशर होता है। और दूसरी बात है कि डिफेंस का जो डिलीवरी है इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कितना बार आप चीज़ों को वॉयलेट करके लोगे, क्योंकि आप फिर रडार में आ जाओगे ना कि एक बार सैंक्शन लगा है, बार बार इंडिया ले रहा है, ये प्रॉब्लम। दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, मेक इन इंडिया में कुछ कार्य हुआ है, जैसे रसिया का देखो असॉल्ट राइफल्स, इंडो रशियन ब्रह्मोस मिसाइल, जानते हो कितना अच्छा इस बार हम मिसाइल बेचे भी फिलीपींस से। तो इसमें कि पेमेंट को लेके अभी भी कुछ इश्यूज फंसा हुआ है, और सप्लाईज को लेके जो मटेरियल ऊपर से, क्योंकि रसिया से हम लोग डिफेंस का लेते हैं चीज़ सब, तो ऊपर से बहुत सारा सप्लाईज में अभी भी इश्यूज़ है, और दूसरी बात पेमेंट को लेके भी इश्यूज़ है। ठीक है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। और दूसरी बात हमारा कंसर्न ये कि इंडियाज़ रिक्रूटमेंट द रशियन आर्मी, इंडियाज़ को जो रिक्रूटमेंट होता है रशियन आर्मी, इंडियंस लोग जाते हैं वहाँ पे भी जाते हैं, हमारे इंडियंस लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, जैसे गोरखा जाता है ना वहाँ पे, लंदन जाता है, तो इस तरह हम इंडियन रशियन आर्मी में जाते हैं हमारे बहुत सारे लोग सब, तो उस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा कंसर्न है। बात समझे, ये थोड़ा कंसर्न एरिया है। हाँ, अब इसी बार देखो जब यूनाइटेड स्टेट्स 75th एनिवर्सरी नाटो का मना रहा था, यही नाटो बनाया था ना रसिया को चेक करने के लिए, उस समय का यूएसएसआर को चेक करने के लिए, जिस दिन मनाया जाए तो उसी दिन मोदी जी वहाँ विजिट कर गए, तो डायरेक्टली दिखाएगा कि इधर नाटो का खुशी मन रहा है एनिवर्सरी, इधर इंडिया विजिट कर रहा है रसिया पे, तो व्हाट अ कोइंसिडेंट। समझ पा रहे हो ना? रसिया को फायदा होगा इस चीज़ का, जैसे जितना हमारे प्रधानमंत्री फ़ोटो खिंचाएंगे उससे ज़्यादा वो व्लादिमीर पुतिन फ़ोटो खिंचाएगा, वो दूसरा मैसेज देना चाह रहा है वर्ल्ड को कि देखो तुम कितना हमको अलग करोगे, हम तो अलग हो ही नहीं सकते हैं, हमको अभी भी ट्रेड है, हम मज़े में है, तुम देते रहो सैंक्शन, हम व्यापार करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, तुम स्विफ्ट से हमको निकालो, तुम सैंक्शन लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ट्रेड कर लेंगे।
और तुम लोग से ज़्यादा बढ़िया ट्रेड कर लेंगे। यदि तुम लोग से ट्रेड नहीं करें तुम लोग को दिक्कत होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि चाइना मेरे साथ ही है, इंडिया मेरे साथ ही, हम चला लेंगे दुनिया। ये मैसेज है, क्योंकि कोई भी कंट्री आगे बढ़ने के लिए होता है ट्रेड उसका, और ट्रेड देखो हो ही रहा है ट्रेड अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो ना? आगे देखो, तो देखो बिल्कुल बच्चे लोग इस चीज़ को हमें समझना है। अभी जो दुनिया है, अभी दुनिया वैल्यू से नहीं चलता, अभी दुनिया इंटरेस्ट से चलता है। सही बात है ना? अब हो गया अतिथि देव भव, अब वो पहले वाला कॉन्सेप्ट है, वासुदेव कुटुंबकम बोलने के लिए ठीक है। अब दुनिया वैल्यू से नहीं चल रहा, अब दुनिया इंटरेस्ट से चलता है। जिस कंट्री के साथ हित है उसी कंट्री के साथ वो जुड़ेगा, और जिसके साथ हित नहीं है तो चुपचाप शांति से रहेगा। बात समझे ना? तो अब जो पूरा वर्ल्ड है वो इंटरेस्ट से डिपेंडेंट है, ना बल्कि वैल्यूज से। इंडिया कोशिश कर रहा है बैलेंस करने के लिए, जो ऐसा समय जहाँ पे केवल इंटरेस्ट ही मायने रखता है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है ये कैसे हम बैलेंस किया करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री G7 समिट हुआ था ना यहाँ पे इटली में, जो हुआ था, मेलोनी जो रिसीव की थी हमारे प्रधानमंत्री को। मेलोनी मतलब वहाँ की जो है मेन प्रीमियर, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो G7 में यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी आया था। तो देखो वहाँ पे भी हम लोग बात किए थे कि इंडिया ने कहा कि ठीक है हम ऑफिशियल डेलीगेशन भेज रहे हैं पीस कॉन्फ्रेंस के लिए स्विट्जरलैंड में, तो इंडिया ने भेजा भी। प्रधानमंत्री फिर से अब बताओ यहाँ पे ये कर दिया, फिर अभी जाकर मॉस्को चले गए। तो ये दिखाता है कि जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो वहाँ तो हम जाएंगे ही जाएंगे। वैल्यूज़ अपने जगह है, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है इंडिया रसिया का, तो इंडिया और रसिया का रिलेशन 1971 से है, और इंडिया ने रसिया ने कितना मदद किया है, बहुत मदद किया है हमें। वो कैसे भूल जाएंगे? ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा, हर समय का ही फ्रेंड है वो हमारा, हम कैसे भूल जाएंगे? बात समझ गए ना? तो ये तुम्हारा पहला एडिटोरियल्स का मीनिंग है, जहाँ पे रसिया और इंडिया का सिनर्जी तुमको और बेटर होते हुए नजर आएगा फ्यूचर में। प्लस कुछ कंसर्न तो रहेगा ही हमेशा। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट वन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब बच्चे लोग, यदि तुम लोग मीडिया में इस न्यूज़ को देखोगे तो तुमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अंदर का चीज़। इसलिए अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसके अगेंस्ट फिर अपील करने का प्रयास कर रहा है, और ये तुमको अभी दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में ये न्यूज़। तो क्या है देखो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्रेजेंट्स हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 125 CRPC एंड 1986 एक्ट GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। समझ गए? ये पॉलिटी का हिस्सा है। हाँ, इसके बाद देखोगे पेजेस, तो इसके बाद नेक्स्ट पे सेक्शन 125 अर्स्टवाइल CRPC लिखा गया है ना। नेक्स्ट पेज जाओ। हाँ, नेक्स्ट पेज गए, फिर नेक्स्ट पेज जाओ। हाँ, नेक्स्ट पेज चले गए ना स्टूडेंट? हाँ, अब फिर नेक्स्ट पेज जाओ। तो व्हाट डिड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये हेडलाइंस आया? हाँ बिल्कुल, पहले ये पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा वो वाला चीज़। खोल लिया बच्चे लोग ठीक से? चलो, ये समझते कि ये 1986 का एक्ट है क्या एक्चुअली, बात समझ ये है क्या। तो इसको समझना है तो तुमको एक केस समझना पड़ेगा, शाहबानो बेगम जजमेंट। शाहबानो केस जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस केस है ये शाहबानो केस, ठीक है। और अभी जो रेसेंट ट्रिपल तलाक का वो इनवैलिड कर दिया ना, तो वो तुम्हारा सायरा बानो केस है। दो सिमिलर केस हुआ, एक शाहबानो केस, और जो ट्रिपल तलाक जो ख़त्म हो गया, इनवैलिड हो गया, वो सायरा बानो केस है। बात समझे स्टूडेंट? तो अभी बात करते हैं हम लोग उस समय का 1985 का शाहबानो केस। इसका ऑफिशियल देखोगे तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस हुआ था ये। अब देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, देखो बढ़िया समझना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मुस्लिम महिला है, ठीक है, मुस्लिम महिला जब तलाक, जिस मुस्लिम महिला का जब तलाक हो गया तो वो भी अपने मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जो डाइवर्सी हस्बैंड है उसके पास अप्रोच कर सकता है एज पर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। क्योंकि सेक्शन 125 ऑफ CRPC इसलिए बना हुआ है कि कोई भी जो डिस्टिट्यूट वाइफ्स हो, यानी कि जो वाइफ जिसको छोड़ दिया गया हो, कोई बच्चा हो, कोई पेरेंट्स हो, तो उसके मेंटेनेंस के लिए ये बनाया गया है CRPC। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? ये यही CRPC बच्चे लोग जिसको 1 जुलाई को रिप्लेस कर दिया गया, इसी 1 जुलाई को रिप्लेस किया गया है क्या चीज़ से? जैसे IPC को क्या चीज़ से रिप्लेस किया गया? भारतीय न्याय संहिता से। और CRPC को क्या किया गया? नागरिक सुरक्षा संहिता से। बात समझ में? और हाँ, सेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, जो मूल बात है वो सेम रहेगा उसमें भी।
अभी जो नागरिक सुरक्षा जो संहिता है उसमें भले ही सेक्शन 125 हो, सेक्शन दूसरा हो गया होगा, मेन बात तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कंटेंट्स तो वही रहेगा। आर गेटिंग में? इसलिए बार बार इसमें अर्स्टवाइल सीआरपीसी आएगा, क्योंकि ये सीआरपीसी अब पुराना बात हो गया, अब भारत में दूसरा लॉ लागू हो गया है। वही आईपीसी के बदले भारतीय न्याय संहिता है ना, सीआरपीसी के बदले में वही नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके बदले में तुम्हारा साक्ष्य समथिंग करके वो लग गया है, लागू हो गया 1 जुलाई से। अब यहाँ पे बात समझो, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था ये कि यदि कोई भी डाइवर्सी महिला है, डाइवर्स हो गया, तो अपने हस्बैंड के पास जा सकता है मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। मगर उस समय इसकी वजह से बहुत ही ह्यू एंड क्राइम मच गया। ये 1985 का बात है, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के ऊपर दबाव होगा इस चीज़ का, तो राजीव गांधी ने क्या किया, पार्लियामेंट में एक लॉ ले आया, इसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो बोला कि नो, ऐसा नहीं होता है मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता है, महिला लोग को देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत डेरोगेटिव सोच है। मुस्लिम का जो अपना जो लिटरेचर में जो लिखा गया उसी हिसाब से वो लोग भी काम करेगा, जो बात है। हाँ, उस पर डिबेट हो सकता है, वो विषय दूसरा है कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर डिबेट हो सकता है। मुस्लिम में ये अलाउड नहीं है कि महिला जो डाइवर्सी हो गई है उसको जीवन भर हम मेंटेन करेंगे, ये बात नहीं है कहीं मुस्लिम में। तो प्रेशर, ह्यूज प्रेशर ऑन द राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो बच्चे लोग, एक लॉ लेके आ गया। वही देखो 1986 का वो लॉ है, उसी को बोलते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986, पास हुआ। ठीक है, देख रहे हो ना, 1 साल का अंतर है। अब उसमें क्या है, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ पाओगे तभी पूरा एडिटोरियल को समझ पाओगे अच्छे से। उसमें जो सेक्शन जो 3 है आपका 1986 का, उसमें ये कहा गया है देखो कि ठीक है, एक जो डाइवर्स मुस्लिम वुमेन होगी उसको मेंटेनेंस मिलेगा, केवल पीरियड ऑफ इद्दत तक ही मिल सकता है। अब पीरियड ऑफ इद्दत का मतलब कि यूजुअली 3 मंथ्स का होता है। मान लो आज डाइवर्स हुआ तो 3 मंथ तक के लिए पैसा मिल सकता है। आज जैसे ही पीरियड ऑफ इद्दत खत्म हुआ, 3 मंथ के बाद पैसा नहीं मिलेगा कुछ भी। बात समझा? और इद्दत का पैसा कितना हो, मतलब सॉरी, जो मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना होगा, कितना पैसा दिया जाए, वो डिसाइड होगा कि कितना वो दहेज लेके आई थी। हाँ, वो कितना पैसा लेके आई थी, उसी को हम लोग देखो यहाँ पे लिखा गया बहुत अच्छे से। ठीक है, वो जब शादी करके आई थी तो कितना पैसा लेके आई थी डाउरी के रूप में, या वो इसी को महर कहते हैं। लास्ट लाइन देखो वहाँ पे, वो जो अमाउंट जो हस्बैंड देगा 3 मंथ्स के अंदर इद्दत पीरियड में, तो वो महर के बराबर होगा। महर मतलब वही डाउरी जितना लेके आई थी, या फिर शादी करके जब आई थी तो उसके बाद भी कितना पैसा लेके आई। होता है ना कि शादी हो गया, डाउरी उड़ी हो गया, उसके बाद भी फादर सपोर्ट कर रहे होते, मदर सपोर्ट कर रहे होते, पैसा दे रहे होते, तो जितना हुआ उस हिसाब से पड़ेगा। यानी कि हस्बैंड एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा है। बात समझ रहे हो ना? और 3 मंथ तक के लिए। हाउएवर देखो इसमें यह भी लिखा गया था कि मान लो कि चलो ठीक है 3 मंथ खत्म हो गया, मगर मान लो कि डाइवर्सी जो वाइफ है वो इस परिस्थिति में नहीं है कि अपने बच्चे को टेक केयर कर सके। ऐसा भी तो हो सकता है, 2 बच्चा है ना, डाइवर्स हो गया है, इद्दत पीरियड तक पैसा मिल गया उसको। मान लो लेट से 10 साल पहले शादी हुआ हो, इद्दत पीरियड तक 3 महीना मिल गया, मगर उसके बाद मान लो कि वो अपना जीवन चला ही नहीं सकती, वो हाउस वाइफ, प्योरली हाउस वाइफ है और कहीं काम में इंगेज नहीं है, तो ऐसे केस में वो मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकती है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है और बोल सकती है कि हमारे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, प्लीज़ हमारे हस्बैंड को बोल दीजिए कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट दे। और हस्बैंड मजिस्ट्रेट बिल्कुल इस चीज़ को लेकर काम करेगा। तो ये बात था उस समय, ऐसा नहीं कि एक्ट में नहीं था ये चीज़, बात समझे। मगर इस एक्ट में कर क्या दिया गया, इस एक्ट में ये हो गया कि, और दूसरी बात देखो इस एक्ट में ये भी चीज़ है कि कहीं पे भी, सुनो बच्चे लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कहीं पे भी यदि मान लो कि दूसरा कोई पार्लियामेंट का लॉ है या कोई भी लॉ बुक है, लॉ बुक में यदि ऐसा बात है कि वाइफ को मिलना चाहिए पैसा, तो वो लागू नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। 1986 का जो भी क्लॉज है वो सैक्रोसेंट है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा एज कम्पेयर टू अदर लॉज सेक्शंस। इसको ज़रा पावरफुल बनाया गया। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट आके फिर घुमा दिया बात को, अभी बोला ऐसा नहीं है। सेक्शन 125 सीआरपीसी कोई हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, वुमेन के लिए है, वो सेकुलर नेचर का सेक्शन है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जा सकता है, अप्रोच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ही ब्लेंड कर दिया इस बार, जो कि अपने आप में खास बात है। ये लाया ही गया था एक्ट इसलिए कि इद्दत के बाद पैसा नहीं देना पड़े। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, मगर इसमें एक ओपन क्लॉज है कि यदि वो महिला नहीं कमा पाती है, महिला के, तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है, मजिस्ट्रेट के पास पैसा मांगने के लिए, मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जाएगी तो उसको कितना पैसा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो अभी वेग एरिया है। अब सुप्रीम कोर्ट यदि इस तरह का फैसला दे रहा है कि नो, सेक्शन 125 मुस्लिम महिला पे भी लागू होगा, तो फिर ये 1986 का जो एक्ट है कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो जाता है। बात समझे? बात ये है, इसलिए मामला फंस गया। अब तो समझ में आ गया होगा बच्चे लोग मुद्दा क्या है, इसी पे मुद्दा टिका हुआ। जाओ फर्स्ट पेज चलो, फिर फर्स्ट पेज समझो। अब तुम लोग को फर्स्ट पेज समझ में आ जाएगा। देखो, सेक्शन 125 ऑफ अर्स्टवाइल सीआरपीसी, पहले का है सीआरपीसी, अब सीआरपीसी खत्म हो गया ना, हाँ, अब सीआरपीसी रिप्लेस हो गया है। उसमें कहा है कि जितने भी महिला हैं, ऑल मैरिड वुमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सबके ऊपर सेक्शन 125 सीआरपीसी लागू होगा। ठीक है, यही नहीं कि मुस्लिम का 1986 का एक्ट है तो मुस्लिम के लिए नहीं होगा, होगा, उसके लिए भी होगा, क्योंकि वो सेकुलर सेक्शन है, वो कोई रिलीजन का बात ही नहीं करता, वो महिला का बात कर रहा है। समझे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम महिला भी मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड के पास जा सकती है सेक्शन 125 के अंतर्गत। ठीक है, और जितने भी मैरिड वुमेन है सबके लिए लागू होता है, ये रिलीजन का कोई एंगल ही नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। बात समझ में आ गया ना? उसके बाद देखो, इसमें कहा गया कि देखो सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है उसमें वाइफ्स बोला गया है। समझे? वाइफ्स लीगल राइट्स का बात किया गया है। तो वाइफ्स तो क्या, मुस्लिम वाइफ्स भी हो सकती है, हिंदू वाइफ्स भी हो सकती है, क्रिश्चियन वाइफ्स भी हो सकती है, हर वाइफ्स हो सकती है। तो ये कोई धर्म का बात नहीं है, ये सेकुलर सेक्शन है, ये सब वाइफ्स के लिए लागू होता है। समझे? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मेंटेनेंस इज नॉट ए क्लैरिटी बट द राइट ऑफ मैरिड वुमेन एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मैरिड वुमेन रिस्पेक्ट, यानी कि सभी के ऊपर लागू होगा। अच्छा, मेंटेनेंस चैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं, सॉरी, मेंटेनेंस कोई आप मेंटेन करो तो चैरिटी नहीं है। अरे उस महिला ने घर में कितना काम किया था, आपके बच्चे को अपब्रिंगिंग किया उसने, तो क्यों नहीं मिला? चैरिटी थोड़ी है, यू हैव टू गिव। सब महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, मैरिड वुमेन का ये, समझे? और ये रिलीजन से ऊपर का चीज़ है ये। होप सो समझ में आ गया होगा। तो पिटिशनर का कंटेंशन ये था कि जब डाइवर्स मुस्लिम वुमेन है और सेक्शन उसके लिए मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 आया है, तो कैसे वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को यूज़ कर सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सेक्शन 125 सीआरपीसी का सेकुलर है, कोई भी महिला हो सकती है उसमें, उसे क्या लेना देना है तुमको? तो इसलिए ये हारमोनियस बैलेंस, ये सेक्शन भी और 1980, ऐसा तो नहीं किया कि 1986 का एक्ट आपका इनवैलिड है, ऐसा भी नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि दोनों वैलिड, दोनों लेके चलो। तो कहीं ना कहीं दरवाज़ा बड़ा खोल दिया है मुस्लिम वुमेन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। देखो, कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट। अब देखो, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट पड़ जाएगा। यदि महिलाओं को मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं मिले और महिला इस पोजीशन पर नहीं वो कमा सके, तो उसका राइट टू लाइफ खत्म, राइट टू इक्वलिटी खत्म, सब चीज़, जितने ही फंडामेंटल राइट, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए कहा सुप्रीम कोर्ट नो, सेक्शन 125 बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल महिला जा सकती है उसके अंदर। आगे देखो, देखो, अब जब सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए थे तो उसमें एक जज ने बहुत सुंदर बात कहा है, एक तरह से कह सकते हो कि सभी के लिए एग्जाम्पल है कि कैसे वाइफ को ट्रीट करना चाहिए। समझे ना? तो एक बहुत अच्छा रिमार्क है। देखो, हस्बैंड को हमेशा फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने वाइफ के साथ शेयर करना चाहिए, ऐसे वाइफ जो कि हाउस वाइफ है, समझे? क्योंकि बेचारे के पास तो अपना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो उसको एम्पावर करने के लिए बिल्कुल उसको पैसा देने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोला कि इस तरह के यदि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करते हैं ऐसे वाइफ को, तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी अपने फैमिली में। एग्जाम्पल देखो, जॉइंट बैंक अकाउंट खोल के या जॉइंट एटीएम खोल के, होता है ना, एटीएम कार्ड भी जॉइंट आता है, अकाउंट भी जॉइंट आता है, तो इससे क्या होगा कि महिला भी एम्पावर्ड होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एक है, एक जज ने इस तरह का रिमार्क दिया है कि किस तरह महिला को सशक्त करना है हमें, और ये कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं, सभी के ऊपर लागू होगा ये चीज़। बात समझे? अब वाइफ जिसको हम होम मेकर कहते हैं, देखो जो हाउस वाइफ जिसको हम लोग कहते हैं, हाउस वाइफ वर्ड ही गलत है एक्चुअली, होम मेकर कहा जाता है एक्चुअली। सुप्रीम कोर्ट के भाषा में हाउस वाइफ वर्ड कभी नहीं आएगा। लीगल जो शब्द है हाउस वाइफ के लिए वो होम मेकर है, घर जो घर बना रही है। घर कैसे बना रही है? बच्चे को परवरिश करके,
घर के लोगों को देख के, दैट्स कॉल्ड होम मेकर। अब होम मेकर कितना सुंदर शब्द है, घर को बनाने वाला। और हाउस वाइफ देखो, तो दोनों में कितना अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली 1-1.5 साल पहले ही बोला था कि हाउस वाइफ इनवैलिड है, इस वर्ड को हटाओ, होम मेकर यूज़ करो। समझे? देखो यहाँ पे इसलिए वो वर्ड बार बार आएगा। एक वाइफ जिसको होम मेकर कहते हैं, वो जिंदगी भर अपने फैमिली के लिए काम करते रह गई। हाँ, रिटर्न में क्या मिला उसको? लव मिला, अफेक्शन मिला, करेक्ट, और अपने हस्बैंड का रेस्पेक्ट मिला उसको। हाँ, और थोड़ा सा वो क्या चाहती है? इमोशनल सिक्योरिटी चाहती है, और क्या चाहती है? तो बिल्कुल ऐसे जो सेल्फलेस होकर जो काम कर रही है, तो उसका सुरक्षा तो होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो घर में भी तो तुम रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से। तो इसलिए जज ने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग इंडियन फैमिली बनाना है तो बिल्कुल महिलाओं को आपको आगे लेके चलना पड़ेगा, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। एक हाँ, सेक्शन 125 क्या है? देखो सीआरपीसी का, उस समय का सीआरपीसी का, अभी सेक्शन कुछ और हो जाएगा, है ना। अभी जो सेक्शन है कुछ और हो जाएगा, माँ मीनिंग तो सेम ही रहेगा, कंटेंट तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें ये कहा गया, ये लॉ कहता है कि जो भी डिस्टिट्यूट वाइफ्स है, यानी कि जो डाइवर्सिव वाइफ्स है, जिसको छोड़ दिया गया, या बच्चा हो या पेरेंट्स हो, ये सब का जो मेंटेनेंस का बात, वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में है ना। इसमें ये बोला गया कि यदि मान लो किसी पर्सन के पास सफिशिएंट मीन्स हो और वो अपने वाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये ड्यूटी बनता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कि वो कहे कि मंथली कितना पेमेंट महिलाओं को देना चाहिए बाय द हस्बैंड। भले ही हस्बैंड क्या है, डाइवर्स ले लिया। मैं वाइफ का मतलब क्या? डाइवर्सिव वाइफ का मतलब है कि जिसने शादी नहीं किया है। मान लो कि उसने शादी कर लिया दूसरे के साथ। एक जो औरत जो डाइवर्स हुई, उसका वो शादी कर ली, तो उसको कोई मेंटेनेंस का उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर दूसरे हस्बैंड के पास चली गई, तो उसको मेंटेन करने की क्या जरूरत है। मगर डाइवर्स होने के बाद शादी नहीं की, तब ये परिभाषा में आएगा डाइवर्सिव में। बात समझ में आ रहा है ना? तब पड़ी, तो शादी नहीं की तो उसको चाहिए मेंटेनेंस कोर्स। अब मान लो वो काम करना शुरू कर दी तो दूसरा विषय है फिर। तो देखो वहाँ पे ये बोला गया है, क्लैरिफाई किया गया, वही एक वुमेन उसी को डाइवर्स कहा जाएगा जिसने रीमैरिड नहीं किया हो। और इसमें कोई रिलीजन का बात नहीं, महिलाओं का कोई रिलीजन का बात नहीं। इसका मतलब सेकुलर सेक्शन नहीं है। तो क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का यही नहीं जजमेंट है, क्यों नहीं सेक्शन 125 अवेलेबल हो मुस्लिम वुमेन के लिए भी? क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है, इसमें महिला देखा जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बात समझे? हाँ, बहुत सारे स्टेट जानते हो कि ये जितने भी लॉ है, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, कंकरेंट लिस्ट में आता है ये सभी चीज़। तो स्टेट अपने हिसाब से कितना कंपनसेशन होना चाहिए वो सीलिंग फिक्स कर चुका है। अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से सीलिंग फिक्स कर चुका है। बात समझे? आगे देखो विद्यार्थी लोग, ये बता दिया 1986 का एक्ट क्या है, सब समझ गए ना बढ़िया से? आगे देखो, तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट हुआ, इतना भयानक जजमेंट हुआ, क्योंकि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला था कि सब ठीक है, जो भी है 1996 का एक्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है फाइनली? नो, ये भी ठीक है, ये भी लागू होगा इसके ऊपर। इससे पहले भी हाई कोर्ट सबका जजमेंट थोड़ा डिफरेंट आया है। अभी जो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये क्या कहता है? कोर्ट एक्नॉलेज किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि यस, सेक्शन 125 ये जो लाया गया है, इसका जो कार्य है, क्या कार्य? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पीपल है। ये इंटेंशन है, किसी रिलीजन को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है। कोई रिलीजन से कोई किसी को मतलब ही नहीं है। हमारे नागरिक है, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, उससे क्या मतलब है? हमें बस डिस्ट्रीब्यूट वाइफ्स को देखना है, हमें बस बच्चे को देखना है, हमें पेरेंट्स को, उसको किसी तरह का एम्पावरमेंट करना है। इसमें ये बोला कि ये कमिटमेंट है, संविधानिक कमिटमेंट है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को किया जाए, अपहोल्ड किया जाए। क्यों जरूरी है ना जी? क्योंकि ये क्या है, तुम्हारी डिग्निटी फॉर वुमेन, पूरा जीवन भर वुमेन का भी तो होना चाहिए डिग्निटी। यदि तुम बीच में छोड़ दे रहे हो तो काहे का फिर डिग्निटी, काहे का फिर स्टेटस? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 वही जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कोई ऑल आर इक्वल, देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP। उसमें सेक्स बोला गया ना, सेक्स मतलब क्या? मेल और फीमेल, ऑल आर इक्वल। समझ गए ना? जज ने ये भी कहा है कि 124 CRPC बिल्कुल वो होना चाहिए, लागू होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पर्सनल लॉज हो पार्टीज का, कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई कुछ भी नियम हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 125 लागू होगा ही होगा। कोर्ट ने कहा कि यस, मेंटेनेंस जरूरी है। समझे? यदि कोई महिला डिप्राइव्ड है, उसको छोड़ दिया गया, बेचारी कैसे फिर जिएगी जीवन? तो मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है। और मैरिड वुमेन देखो पूरा जीवन भर सेक्रीफाइस करती है अपने फैमिली को पालने के लिए,
बच्चे को पालने के लिए, है ना, और अपने शौहर का जो माता पिता है उसका सेवा करती है और अंतिम में यही सिला मिलेगा उसको, गलत है। एम्पावरमेंट होना चाहिए। सेक्शन 125 लागू है इन लोग के लिए भी। समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। और देखो इसमें यही बोला कि देखो जैसे कि ठीक है दोनों ही रहेंगे, सेकुलर प्रोविजन सेक्शन 125 भी रहेगा सीआरपीसी का, और जो तुम्हारा 1986 का जो मुस्लिम के लिए वो भी रहेगा अपने जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यही इस तरह का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक्चुअली क्या है कि हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन है कि ये भी है, दोनों को बैलेंस करके चलो। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को इनवैलिड नहीं बोला है, ना सेक्शन 125 को इनवैलिड बोला है और ना ही 1986 के एक्ट को इनवैलिड बोला है। दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे दोनों को लेकर चले, समझे। तो देखो वही सब चीज़ लिखा गया है कि 1986 का एक्ट जब पास किया पार्लियामेंट ने, तो ऐसा तो पार्लियामेंट ने नहीं सोचा होगा कि मुस्लिम महिला है तो क्लेम नहीं कर सकती, ऐसा कोई बात नहीं होगा। बात समझे ना। सेक्शन देखो क्लॉज 3 पढ़ोगे तो उसमें भले ही 1986 का एक्ट में नॉन अब्स्टेंड क्लॉज दिया गया हो, नॉन अब्स्टेंड बताए थे ना कि यदि बाकी लॉज है, बाकी लॉज में कुछ प्रोविजन तो यहाँ पे लागू नहीं होगा, भले उसमें चीज़ है, उसका इसका मतलब ये नहीं कि सेकुलर सेक्शंस नहीं लग सकता है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने देखोगे ठीक से तो सुप्रीम कोर्ट ने 1986 का जो एरर है उसको ठीक किया है। वो सैक्रोसेंट बोल दिया गया था कि इद्दत तक ही रहेगा। हम जानते हैं एक सेक्शन और भी था कि उसके बाद ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, ये था ना वहाँ पे। तो वो जो लिखा हुआ था वो रियल में इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि नो वो रियल में इम्प्लीमेंट हो पाएगा क्योंकि सैक्रोसेंट नहीं है, भले ही नॉन अब्स्टेंड क्लॉज दिया गया हो। नॉन अब्स्टेंड क्लॉज का मतलब क्या कि बाकी यदि कोई सेक्शन हो लागू नहीं होगा इसके ऊपर, यदि इससे कॉन्ट्राविन करे तो ये जीतेगा, लेकिन 1986 का सेक्शन जीतेगा, बाकी नहीं जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहा ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शन 125 भी जरूरी है। तो इसलिए एक तरह से कहो कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैठा दिया इस वर्ड को कि नॉन एब्स्टेंट कुछ नहीं, नॉन एब्स्टेंट होगा, सेक्शन 125 लागू होगा उसके ऊपर भी। तो कह सकते हो कि एक तरह से एरर को रिमूव किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सेक्शन 125 का दरवाजा मुस्लिम वुमेन के लिए भी खोल दिया है। बेस्ट ना। हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है क्योंकि ये करना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स उसका वायलेट होगा नहीं तो। बात समझ रहे हो ना स्टूडेंट। और देखो तो इसलिए जरूरी है स्टूडेंट आर्टिकल 14 को यदि आपको इंटैक्ट रखना, आर्टिकल 15 को रखना है, समझे ना। आर्टिकल 39 क्लॉज ई यानी कि डीपीएसपी को, तो उसके लिए जरूरी है कि सेक्शन 125 तो आपको देना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं दोगे तो ये बाकी जितने ही फंडामेंटल राइट्स है सब, या डीपीएसपी का बहुत सारा आर्टिकल वो भी वायलेट हो जाएगा। बात समझे। कंप्लीट। आगे देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन इज गेटिंग स्टेबलाइज, हाउएवर डेमोग्राफिक प्रेजेंट इमेंस चैलेंजेस। जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी। मामला क्या है देखो, जानते हो कि हर एक साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो जस्ट रिसेंटली हम लोग मनाए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? तो डॉक्टर के.सी. जरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोग्राफर थे, इन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया था, समझे। और यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज़ को एडमिट किया और 1989 से ही हम लोग शुरू कर दिया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाना। उस समय देखो बच्चे लोग 1987 में पूरा दुनिया का कितना पॉपुलेशन था? 5 बिलियन था। 5 बिलियन मतलब क्या? 500 करोड़, 500 करोड़ लोग था। अभी देखो कितने लोग हो गए? 850 करोड़ हो गए हैं। 8.5 बिलियन है तो 850 करोड़ है। अब देखो ना 140 और 140 तो इंडिया और चाइना का ही है, दोनों मिला दोगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 140 पे 280। मेजोरिटी तो यही हो गया इंडिया। इंडिया देखो 100 में यदि पूरा वर्ल्ड में 100 आदमी है तो इंडिया में कितने आदमी है? 17 आदमी है। चाइना में कितने आदमी है? 17 आदमी है। तो कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर, 850 करोड़ आबादी है पूरा वर्ल्ड का। आज जब ये शुरू किए थे कॉन्सेप्ट तो उस समय कितना आबादी था? 500 करोड़ का आबादी था। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तेज़ी से, मैं बहुत सारा कंट्री में स्टेबलाइज हो गया, जैसे जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, इटली देखो, बहुत कम पॉपुलेशन होना शुरू हो गया। वहाँ तो बच्चा बर्थ ही नहीं करना चाह रहा है क्योंकि लिविंग कॉस्ट बहुत महंगा है। अब चाइना में तुम देख लो, चाइना में क्या हुआ 1 चाइल्ड पॉलिसी लंबा किया, फिर 2 चाइल्ड, उसे पता चला कि लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले कोहर्सिव मेथड लगा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, फिर 1 चाइल्ड पॉलिसी, और उसके बाद देखो अभी फिर से कॉन्सेप्ट लेकर आया 2 चाइल्ड पॉलिसी का, और उसका भी मॉडिफाई करके फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना चल रहा है। मगर कोई भी बच्चा क्रिएट नहीं करना चाहता है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती कभी भी स्टेट नहीं करना चाहिए कितना बच्चे को क्रिएट करना नहीं करना। वो देखो जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा तो लोग अपने आप बच्चे को कम करना शुरू कर देते हैं।
तुम खुद ही देखो ना, पहले का जनरेशन में कितना बच्चा होता था, अभी देखो 2 मैक्सिमम, ये कहीं पे 3 देखोगे, 3 से तो ऊपर तुमको कहीं नज़र नहीं आएगा। अभी का जनरेशन का बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में तो एक भी रख लेता है, एक भी ठीक ही है, मैक्सिमम 1 या 2 से ऊपर नहीं जाएगा। तो स्टेट को कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती वो करने का, समझ रहे हो ना बात को। देखो आगे देखो, मगर हाँ जब पॉपुलेशन 850 करोड़ हो गया, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे 140 करोड़ के आसपास है, एक चैलेंज है। जैसे अभी देखो भारत क्या है, भारत का मीडियन एज क्या है, 29 ईयर्स, 29 ईयर्स। इसका मतलब है 50% जो आबादी है वो 29 ईयर्स से नीचे है, अब 50% जो आबादी है 29 ईयर्स से ज़्यादा है। इसलिए वर्ल्ड में सबसे जो यंगेस्ट कंट्री है वो इंडिया है, जहाँ पे तुमको 29 साल से नीचे वाला आदमी तुमको 50% मिल रहा है। और जब जहाँ तक सवाल है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 68% है। यानी कि 140 करोड़ में 68% ऐसे लोग हैं जो कार्य कर सकते हैं, जो 15 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे हैं। 15 साल से ऊपर का मतलब क्या, काम करने के योग्य है, और 60 साल से नीचे मतलब काम करने के योग्य है। तो ऐसे तुम्हारे पूरा भारत में वही 68% है। बात समझे। मगर देखो भारत में प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनल माइग्रेशन का। स्टेट में वेरिएशन है कि नहीं है, कुछ राज्य बहुत बेहतर है, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं लोग सब, है ना। सर्कुलर इकोनॉमी भी जानते हो, सर्कुलर माइग्रेंट सब जो होते हैं 3 महीना यहाँ पे काम करते हैं, दूसरी जगह पे फिर हो जाता है, फिर बैक करते हैं, फिर गांव आते हैं, फिर काम करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर जाते हैं, दैट्स कॉल्ड सर्कुलर माइग्रेंट्स। तो देखो बच्चे लोग, भारत में देखोगे ना तो माइग्रेशन बहुत बड़ा इश्यूज़ है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से देखो तो 60 करोड़ आदमी भारत में क्या करते हैं, माइग्रेट कर रहे होते हैं। इंटरनल माइग्रेशन है ये, समझे। और 2 करोड़ बाहर जाते हैं। हमारे अधिकतर जो बाहर जाते हैं भाई लोग कहाँ जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, सऊदी अरब सब में जाते हैं, वही ब्लू कलर जॉब के लिए। वाइट कलर जॉब तो बहुत कम मिलता है ब्लू, उसमें वाइट कलर जॉब के लिए जाएंगे, यूएसए जाएंगे, समझ रहे बात को ना। हाँ, तो जब इस तरह का माइग्रेशन हो रहा है कंट्री के अंदर, तो ज़रूरी है कि इन लोग को डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देखो आमतौर पे क्या होता है कि जो हमारे यूपी बिहार के लोग सब जाते हैं मजदूरी करने के लिए नीचे, तो इन लोग को थर्ड सिटीजन के रूप में देखा जाता है, बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है इन लोग के साथ। कोई भी क्राइम हो रहा है तो पहले इन्हीं लोग का नाम आ जाता है उसमें, जबकि बेचारे लोग निर्दोष होते हैं। तो वही बोला कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए कि पहले से कि अच्छा वो उधर से आया तो पक्का बदमाशी होगा, ये कभी भी धारणा नहीं होना चाहिए इस तरह का, समझे। लोकल की तरह ही प्रिविलेज मिलना चाहिए, लोकल की तरह ही उसको भी राइट्स मिलना चाहिए। और सिटीज़ अधिक से अधिक लिवेबल सिटीज़ हो, रहने लायक सिटीज़ हो। देखते हो ना इंडिया में अधिकतर सिटीज़ अब पॉल्यूटेड हो चुका है, रहने लायक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं तो बिल्कुल इन लोग को भी सेवा मिलना चाहिए, इन लोग को भी राशन कार्ड का फ़ायदा होना चाहिए, इन लोग का भी आधार कार्ड बनना चाहिए, इन लोग का भी वोट का मायने होना चाहिए। क्योंकि आखिर हमारे इंडियन सिटीजन ही है ना, चाहे बिहार के आदमी उड़ के महाराष्ट्र जाए या महाराष्ट्र का आदमी उड़ के साउथ जाए, कहीं पे भी जाए, आखिर सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये एक चैलेंज है, मिल नहीं रहा है इससे। तुम खुद देखो ना, यदि कोई भी यूपी बिहार का आदमी यदि साउथ इंडिया में गया है, कहीं पे भी गया है, तो उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा जितना लोकल के साथ होता है ट्रीटमेंट। ये बात तो सब छुपा नहीं है किसी से। नेक्स्ट वन देखो, अधिकतर हमारा सिटीज़ लेवल होना चाहिए। मैं देखो जान का हैरान हो जाओगे, बेस्ट रैंकिंग जो भारत का आया है वो भी तुम्हारा क्या है, 350th पोजीशन में दिल्ली आया है। यानी कि 1000 सिटीज़ जो बेस्ट है वर्ल्ड में जहाँ पे रह सकता है आदमी, उसमें 350th रैंक आया है तुम्हारा दिल्ली का, वही सबसे अच्छा है। क्योंकि दिल्ली में लोग रहते हैं, भले ही पोल्यूशन, मगर दिल्ली में आदमी कमा खा के कर सकता है, अब वहाँ पे कोई उतना प्रॉब्लम भी नहीं है। तो वही देखो, ये जो रैंकिंग आया है इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस सबको देखते हुए, तो कितना रैंक मिला है दिल्ली को, 350। और दिल्ली तुम्हारा यानी कि इतना 1000 सिटी में दिल्ली का जो रैंक है 350th रैंक है, ये वो भी बहुत अच्छा रैंक तो नहीं है स्टूडेंट। तो ये टाइम है, ये हाई टाइम है स्टूडेंट, सेंटर और स्टेट को दोनों को मिलके लेवल सिटीज़ क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग सब, जनता सब रह सके बढ़िया से। तीसरा क्या है, एल्डरली पीपल को टेक केयर करना। देखते हो बूढ़े आबादी बढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल देखो, अभी तुम खुद देख लो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो 60+ वाले जो संख्या 60+ वाले जो बूढ़े लोग सब है, उनका जनसंख्या कितना था, 8.6%, हम कह सकते हैं 9% के आसपास। उस समय 2011 में कितने पॉपुलेशन थे, 120 करोड़ के आसपास, है ना, 1.25 करोड़ देशवासी, सुने हो ना। हाँ, 125 करोड़ का ये संख्या है 2011 सेंसस के हिसाब से। उसमें से 8 से 9% कौन है, एल्डरली पीपल है, 60+ वाले लोग से। और ये संख्या आने वाले समय में 2050 में 20% बढ़ जाएगा। अब बताओ, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो ऐसे केस में
इन लोगों का इंश्योरेंस, इन लोगों का पेंशन, जो तुम्हारा जेरेट्रिक केयर है, मतलब क्या जेरेट्रिक केयर मतलब क्या होता है, इन लोगों को अच्छे से केयर करना, इन लोगों को व्हील चेयर देना, ये सभी केयर बढ़ाने की ज़रूरत है भारत में। अदरवाइज ये संख्या बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जानते हो एक समय ऐसा आएगा, जैसे जापान हो गया, जापान में एजिंग पॉपुलेशन से गुजर रहा है ना, चाइना देखो एजिंग पॉपुलेशन गुजर रहा है ना, तो ये तो सबका नॉर्मल चीज़ है। जैसे आदमी बूढ़ा होता है कि नहीं होता, तो कंट्री भी बूढ़ा होता है, सिंपल बात है। जैसे आदमी काम करता है उस तरह कंट्री भी काम करता है। अधिकतर लोग बूढ़े हो जाए तो कंट्री बूढ़ा हो गया। और अभी क्या बोले कि इंडिया सबसे यंगेस्ट है, क्यों? क्योंकि 29 ईयर से नीचे 50 साल का 50% आबादी है हमारा। आने वाले समय में 50 में हमारे कंट्री उस स्थिति में रहेगा कि जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन कम हो गया और बूढ़े लोग ज़्यादा, 20% बूढ़े लोग होने वाले हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमें अभी से चीज़ों को निर्माण करना होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? और दूसरी बात देखो, फर्टिलिटी रेट देखो कितना कम हुआ है। 1992 में 3.4 था। एक माता अपने जीवन काल में 3.4 बच्चे को जन्म देती थी, अभी देखो 2 पे आ गए हम लोग। चलो फर्टिलिटी रेट के मामले में ठीक है, बहुत अच्छा, मगर आपको केयर देना होगा, आपको एजुकेशन देना होगा, आपको हेल्थ पे, क्योंकि देखो अभी भी स्टंटिंग प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा समस्या है। अभी भी वेस्टिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टंटिंग का मतलब क्या कि उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ा, और वेस्टिंग का मतलब क्या कि हाइट के हिसाब से उसका वेट ही नहीं है। तो दोनों ही इंडिकेशन है माल न्यूट्रिशन का। तो यही बच्चा लोग फ्यूचर बनने वाला है भारत का, यही लोग काम करेगा, जीडीपी बढ़ेगा, यही लोग काम करेगा, देश आगे निकलेगा। तो इस पे भी काम करना होगा हमें। देखो वही देखो वहाँ पे लिखा है 4 नंबर, देखो माल न्यूट्रिशन कम करना होगा। हाँ देखो कुछ पैरामीटर में, जिसको सोशल कह सकते हो कि सोशल पैरामीटर में इंडिया बहुत अच्छा किया है। जैसे एग्जांपल देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो देखा जाता है वो 1 लाख में देखा जाता है, 1 लाख में। जैसे एग्जांपल देखो 2002 में 1 लाख माता जब बच्चे को जन्म देती थी तो 384 माता का मृत्यु हो जाता था, दैट इज MMR। और अभी संख्या 2020 में ये घट के 103 हो गया, यानी कि 1 लाख माता जब बच्चे को जन्म देती है तो लगभग 100 माता का डेथ हो जाता है। पहले कंपेयर में कम हुआ है, बहुत कम हुआ है ना पहले कंपेयर में। हाँ, मोर्टेलिटी रेट 1000 पे होता है, समझे ना, इसलिए लिख लेना बच्चे लोग साइड में, MMR लाख के हिसाब से होता है। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि बच्चा जब जन्मता है बच्चे का मरने का कितना रेट रहता है, तो देखो वो भी कम हुआ है। 2002 में स्टूडेंट कितना था, 67 डेथ हो रहा था पर 1000 पे, और अभी घट के 25 हुआ है। तो हम कहेंगे कि बहुत कम हुआ है पहले से, अच्छा है, हमने अच्छा काम किया। इनफैक्ट हमसे बढ़िया तो बांग्लादेश ने काम किया है। हम भी बहुत, अभी देखो ना, अभी तुम्हारा 95+% तुम्हारा हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत इम्प्रूव पैरामीटर है। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, मगर अभी भी प्रॉब्लम क्या है? चलो ठीक है, MMR ठीक हुआ पहले से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ठीक हुआ, हाँ, जो महिला, जो प्रेग्नेंट महिला है, डिलीवरी हो रहा है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा पैरामीटर है। अभी भी टेंशन वाली बात है कि 1/3 जो इंडियन चिल्ड्रन है, 33 से लेकर 35% जो इंडियन चिल्ड्रन, वो भी अभी स्टंटेड है। वो स्टंटेड मतलब क्या कि उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ा, वो क्या माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, वो उसको सही से खाना ही नहीं मिला टाइम पे, बात समझे। और माल न्यूट्रिशन का मतलब स्टंटिंग कब होता है, जब लंबा समय तक आपको खाना नहीं मिला। ये क्रोनिक हंगर का एग्जांपल है कि लंबा समय तक आपको खाना नहीं मिला तब स्टंटेड हो जाता है। दूसरा क्या कि वेस्टेड है, कि उम्र के हिसाब से जो है ना, जो वेट होना चाहिए कमी, ये भी माल न्यूट्रिशन का। हाँ, मगर ये कि ये रिवर्सिबल है, वेस्टिंग रिवर्सिबल है, स्टंटिंग रिवर्सिबल नहीं है। एक बार हाइट नहीं बढ़ा तो कितना भी खाना खिलाओ तो फिर हाइट नहीं बढ़ने वाला, हो गया, समय खत्म हो गया। वेस्टिंग क्या है, ठीक है, पतले हैं, उम्र के हिसाब से मांस नहीं है शरीर में, कोई बात नहीं, ठीक से खाना पीना खिलाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। अब मगर देखो स्थिति इतना ख़राब है कि 20%, समझ लो 20% लोग ऐसे हैं हमारे चिल्ड्रन लोग जो कि वेस्टेड हैं। ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट। तो माल न्यूट्रिशन का जो शिकार है, इसको इम्प्रूव करना होगा हमें। न्यूट्रिशन फूड, बैलेंस फूड क्या होता है, ये सिखाने की ज़रूरत है चिल्ड्रन को। एंड लास्ट वन, रिच पोर गैप। देखो कितना ज़्यादा है, जान रहा है ना। एक तरफ कहते हैं कि इतना $3.7 ट्रिलियन का भारत GDP है, उसमें देखो ना जो रईस लोग है कितना मार रहा है बैठ के। तुम खुद देखो, ऑक्सफैम का रिपोर्ट कहता है कि भारत की जो 10% जो आबादी है वो 77% नेशनल वेल्थ को होल्ड करता है। कैन यू बिलीव इट? ये तो ब्रिटिश से भी ज़्यादा हो गया। ब्रिटिश टाइम में भी इतना बुरा स्थिति नहीं था। 10% जो आबादी है वो लगभग 75 से लेकर 80% वेल्थ का मालिक है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो 1% जो आदमी है, 1% जो रिसोर्सेस है, 1% जो आदमी है वो 40% एसेट्स को कंट्रोल कर रहा है भारत में। वही जो अमीर लोग सब हैं।
तो क्या होता, पैसा तुम्हारी जेब से आया, निकला मेरे जेब में आया, कंसंट्रेट हो गया। अब देख रहे हो ना अभी मिडिल क्लास का क्या स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति, बहुत बुरा स्थिति है। तो डेवलपमेंट का जो सुगंध है सबको मिलना चाहिए। नहीं, जब कंट्री जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो ये चीज़ मिडिल क्लास से लेके बीपीएल कैटेगरी सबको ना मिलना चाहिए रात। और जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, पता चला कि अमीर लोग अमीर हो रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? तो फिर जीडीपी ग्रोथ होने का क्या मतलब बनता है? जीडीपी ग्रोथ हो तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी मजबूत होना चाहिए। अभी जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, उल्टा एम्प्लॉयमेंट जो और घट रहा है। अभी तक 75 साल से ज़्यादा हो गया भारत का आज़ादी, है ना, भारत आज़ाद हुए हुए, अभी तक सबसे बुरा स्थिति है एम्प्लॉयमेंट का। तो ये भी जीडीपी किस काम का, जो मिडिल क्लास को टच ही नहीं कर पा रहा है, बीपीएल कैटेगरी को टच ही नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए सबका साथ सबका विकास। इस तरह का अप्रोच से चलना चाहिए। खाली भाषण देने से नहीं चलेगा, इन लोगों के लिए करना पड़ेगा ये सभी चीज़। कंप्लीटेड।